नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं और सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों और चारधाम यात्रा के बारे में पीएम मोदी को बताया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का प्रसाद, गंगा, तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा और मंदाकिनी के गंगा जल के साथ ही रुद्राक्ष की माला भी भेंट की है। बैठक करीबन 1.5 घंटे तक चली। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। साथ ही रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, ये भी वो बताते नजर आए हैं। जोशीमठ में केंद्र सरकार के सहयोग से राहत कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं स्थिति सामान्य भी है। प्रधानमंत्री ने जोशीमठ के संदर्भ में केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यूं तो अपने तमाम कामों को लेकर हमेशा से ही चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी चर्चा उनकी ही लिखी गई किताब को लेकर के हो रही है। हरीश रावत की लिखी उत्तराखंडियत मेरा जीवन लक्ष्य किताब का जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वरा राम ने महाराज ने विमोचन किया है। इससे पहले ही उनकी किताब कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बिक्री के लिए मौजूद है। हरीश रावत की किताब में कुछ किस्सों का भी जिक्र है जिन्हें विवादित माना जा रहा है, जिनसे विवाद सामने आ रहा है। बीजेपी ने इसी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। किताब में स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पटेल और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी पर उत्तराखंड का पक्षधर न होने का आरोप लगाया गया। किताब में देश के 2 बड़े ब्राह्मण चेहरों पर हरीश रावत की इस तरह की टिप्पणी से भाजपा आक्रामक नजर आ रही है। कहा ना कि मैं पहले पक्ष में नहीं था, और लेकिन जब हमने राजनीति की आवश्यकता भी समझी और जनभावना को देखा, तो दोनों में समन्वय करते हुए राज्य के पक्ष में आए और उसके लिए देश के अंदर एक सर्वानुमति का वातावरण बनाने में जो हरीश रावत की भूमिका रही, उसको राज्य आंदोलनकारियों ने भी स्वीकारा। और उन्होंने जो आखिरी संघर्ष समिति थी जिसके बाद फिर राज्य बना, उस संघर्ष समिति का संयोजक मुझको बना। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, इस राज्य में तिवारी जी के 5 साल में जो अविस्मरणीय विकास कार्य हुए, उसके लिए पूरा प्रदेश उनका सम्मान करता है। और रावत जी ने जिस तरह राज्य को लूटने का काम किया, इन भावनाओं का रावत जी की भी लोगों ने सम्मान किया और उनको पहला मुख्यमंत्री ऐसा बनने का सौभाग्य दिया जो 2 विधानसभा सीट लड़े, चुनाव हार गए। फिर मुख्यमंत्री के इस बार उम्मीदवार थे पार्टी के, फिर चुनाव हार गए। तो मैं समझता हूँ रावत जी के ऊपर वो उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। देखिए, हरीश रावत सीधे सपाट बोलने वाले लोगों में से, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि एक बार नगर निगम हॉल में एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें उत्तराखंड राज्य के ऊपर में चर्चा हो रही थी। मैं भी उस कार्यक्रम का हिस्सा था मेयर के नाते। हरीश रावत जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि मैं उत्तराखंड राज्य का पक्षधर नहीं था। मैं तब उत्तराखंड राज्य आंदोलन में आया कि मुझे लगा कि ऐसे में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, इसलिए कांग्रेस की साख बचाने के लिए मैं उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा, तो आप समझ सकते हैं कि उनका उत्तराखंड से कभी लेना देना ही नहीं रहा। उनके राजनीति पर थी ज्यादा उनकी निष्ठा रही बजाय उत्तराखंड के। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बेहद बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी खबर सामने आ रही है बद्री केदारनाथ मार्ग पर QR कोड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। QR कोड मामले में सुनवाई होगी। उत्तराखंड पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चंदा मांगने के लिए लगाया गया था कोड। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अज्ञात के खिलाफ मामले में जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। ग्राम जीरो का रुख करते हैं नवीन शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट? देखिए, QR कोड का मामला सुबह से ही, या यूं कहें कि 2 से 3 दिनों से लगातार तूल पकड़ रहा है। जब से ये यात्रा शुरू हुई है बद्री केदार मार्ग में, बताया जा रहा था कि QR कोड लगाया था किसी ने, लेकिन BKTC यानी कि बद्री केदार मंदिर कमेटी का साफ तौर पर कहना है कि ये कोड किसने लगाया उन्हें खुद नहीं पता है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कराया गया है। बता दें कि जो केदारनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम है, वहाँ पे QR कोड लगाया गया था। उसके माध्यम से चंदा देने की बात कही जा रही थी।
इसको लेकर बद्री केदार समिति ने अपनी नाराजगी भी जताई थी और इसके साथ ही जो केदारनाथ धाम है वहाँ की जो चौकी है वहाँ पर उन्होंने अपनी तहरीर दी। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। अज्ञात के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई जरूर होगी कि आखिर जो QR कोड लगाने का जो काम था वो किसके द्वारा किया गया है, इसकी छानबीन भी की जा रही है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बद्री केदार समिति द्वारा यह तहरीर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जरूर यह सामने आ रहा है कि इस तरीके से जो धामों में QR कोड लगाकर और लोगों से पैसे जो ऐंठने का काम है वह कौन कर रहा है, इसका भी पता लगाया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड पुलिस द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर भी बात साझा की गई है कि ऐसी किसी भी जो जानकारी है इस पर आप विश्वास ना करें और साथ में सच्चाई को जानने की पूरी कोशिश करें। और साफ तौर पर पुलिस द्वारा अब सोशल मीडिया पर भी इसको लिखा गया है कि जो यह QR कोड लगाया गया है वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और पुलिस द्वारा अब कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। नवीन जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से श्री बद्री धाम के पास चंदा मांगने के लिए बिना अनुमति ये जो QR कोड लगाए गए थे उस संबंध में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस बात की जानकारी खुद अशोक कुमार जो कि IPS हैं उन्होंने साझा की है। तो वहीं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वो बड़ी खबर क्या है समझिए। उत्तराखंड में 6000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल और अन्य स्कूलों की मनमानी अब बंद हो जाएगी। आसान नहीं होगी क्योंकि अब प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है, जिसके अंतर्गत अब प्राइवेट और अन्य तमाम स्कूलों में धामी सरकार का सीधा दखल होगा। ISE और CBSE साथ में भारत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों की प्रबंधन समिति में शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के तौर पर एक एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। ये प्रतिनिधि स्कूलों में चल रहे कामों जैसे कि फीस बढ़ोतरी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म पर नजर रखेगा और स्कूलों में नियम का उल्लंघन होने पर वो विभाग से कार्रवाई की संस्तुति भी करेंगे। प्रबंधन समिति में सरकारी सदस्य होने से पूरे शैक्षणिक सत्र में नजर रखना और नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा। ये एक ईमानदार युवा मुख्यमंत्री की एक ईमानदार कोशिश है कि जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, उनकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ना हो, ब्लैकमेलिंग ना हो, उनके साथ कहीं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर ना आए। तो इसलिए ये स्पष्ट किया गया है कि एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति स्कूलों में निगरानी रखे, जिससे पता चलता रहे कि स्कूलों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वहाँ कहीं लोगों को फीस के नाम पे, बच्चों को किसी और नाम पे टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है। अच्छी पहल, मुझे लगता है कि इसका जितना स्वागत हो उतना कम है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अथक पहल के लिए धन्यवाद। केदारनाथ धाम में सोमवार सुबह से लगातार हो रही बर्फबारी के बीच उत्तराखंड पुलिस ने मौसम को देखते हुए तीर्थयात्रियों से अपनी यात्रा के दौरान सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि केदारनाथ धाम में आज सुबह से ही लगातार बर्फबारी हो रही है, इसलिए उन्होंने तीर्थयात्रियों से आग्रह किया कि मौसम को देखते हुए सावधान रहें और मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करें। आपातकालीन सहायता के लिए 112 डायल करें। मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक राज्य में खराब मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान और 3500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम का मिजाज तब्दील है, इसी वजह से बड़ी समस्या भी खड़ी हो रही है। लिहाजा बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि खास तौर से केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मौसम का अपडेट लेते रहें, लेने के बाद ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, शेड्यूल करें और प्रारंभ करें। केदारनाथ धाम की यात्रा से पहले अपने आवास की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें। बुजुर्गों, बच्चों के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालु विशेष एहतियात बरतें। जनता टीवी भी आपसे कह रहा है कि अगर आपके साथ में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो विशेष एहतियात आपको बरतनी है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ग्रसित श्रद्धालु डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही केदारनाथ धाम की यात्रा पे जाएं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में काफ़ी दिनों से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है,
लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। श्रद्धालु बड़े उत्साहित नज़र आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम और सरल दर्शन व्यवस्था के लेकर के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अलाव इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हमारा विनम्र अनुरोध है, खास करके केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों से, कि वो अपनी यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मौसम का अपडेट लें और केदारनाथ धाम में आवास इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करके ही वो केदारनाथ धाम की यात्रा करें। खास करके बच्चों और बुजुर्गों के साथ में यात्रा करने वाले श्रद्धालु इस को विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही जो लोग किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से सलाह इत्यादि लेनी चाहिए और प्रदेश सरकार के स्तर से जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित करके ही वो यात्रा का कार्यक्रम बनाएं, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। में विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, निदेशक हैं आप मौसम विभाग के। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी जी नमस्कार, धन्यवाद। बताएं। विक्रम जी, मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए अभी हम बद्री केदार समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको भी सुन रहे थे। उन्होंने ऐसे यात्री जो कि केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं, विशेषकर केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं, उनसे निवेदन किया है कि अगर बुजुर्ग और बच्चे साथ में हैं तो विशेष एहतियात बरतें और मौसम का अपडेट लेते रहें। आप निदेशक हैं मौसम विभाग के, आप तमाम श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मौसम जो चारधाम लोकेशन है इस समय वहाँ पर जो है खराब है जी। बारिश लगातार हो ही रही है जी। और जो अब मैं कहूँगा कि जो और भी हमारे चारधाम लोकेशन है केदारनाथ जी के अलावा भी, तो वहाँ पर भी बर्फबारी आप देखेंगे आज रात से जो है शुरू हो जानी चाहिए जी। और कल भी रहेगी, परसों तक ये एक्टिविटी है करीब करीब। तो 3 तारीख तक चीजें रहेंगी, बर्फ भी गिरेंगी और तापमान काफी गिरेंगे जी। तो ये बात बिल्कुल है कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं बहुत तैयारी से जाएं और जो बूढ़े या बुजुर्ग हैं वो सावधानी रखें, थोड़ा संयम बरतें। अगर 1-2 दिन वो रुक सकते हैं। सर, मैं तो ये भी ज्यादा समझना अच्छा चाहूंगी होगा, तमाम ऐसी जगह दर्शकों न को, जाएं। प्लीज ये जी। भी बताइए कि क्या 3 तारीख के बाद मौसम थोड़ा सा सेटल डाउन होगा या फिर अभी इसी तरीके से मौसम का पैरामीटर ऊपर नीचे लगा रहने वाला है? अभी जो 3-4 दिन की स्पेल है, ये जो 30 तारीख कल से शुरू हुई और अभी ये 3 तारीख तक चलने वाली, ये मेजर स्पेल थी, ये मुख्य होता। इसके बाद एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, धूप निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ ये कि जो रात के समय जब आप इन क्षेत्रों में रहते हैं, जो चारधाम लोकेशन है, तो तापमान माइनस में भी चले जाएंगे आगे भी जो है। तो वो प्रिकॉशन जो है, वो गर्म कपड़े हैं, जो उस तरह की तैयारी है वो लोगों को जाना चाहिए। दिन में तो शायद थोड़ा धूप निकलेगी तो आपको अच्छा लगेगा, कोई ऐसा दिक्कत ना इतना लगेगा, लेकिन रात के समय एकदम तापमान गिरते हैं तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाएं लोग। तो ये चीज का ध्यान रखना। अभी 3 तारीख तो विशेषकर जैसे बोला है कि ज्यादा एक्टिविटी है, तो इसमें अगर संभव है तो रुकें लोग जो है, एकदम ऐसा ना हो कि जितना प्रशासन बोले उसी तरह आगे बढ़े, अदरवाइज दिक्कत में फंस सकते हैं। तो ये 2-3 दिन थोड़ा जो है संयम बरतने की जरूरत है, उसके बाद वेदर इम्प्रूव होगा। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम बातें साझा करने के लिए। तो तमाम यात्री जो इस समय हमें सुन पा रहे हैं, जनता टीवी को देख पा रहे हैं, वो इस बात को समझें कि स्थितियां थोड़ी सी नाजुक हैं और आप अगर चारधाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको मौसम का खास ख्याल रखना है। बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, तस्वीरें देखिए हम आपको केदारनाथ की दिखा रहे हैं, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है और रात के समय टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है। तो जो लोग बच्चे और बुजुर्गों के साथ हैं वो हो सके तो इस समय इन 3 दिनों के लिए अपनी यात्रा को पोस्टपोन करें। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज तब्दील है। आपको बता दूं कि कल दोपहर के बाद से प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने करवट ली है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य मैदानी जिलों में भी बारिश देखने को मिल रही है। उधर बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुना घाटी में बर्फबारी हुई है, तो वहीं बारिश के चलते लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। राजधानी की सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित और सड़कों पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख मई की है, तो जैसे बोला था कि 30 तारीख से जो एक्टिविटी है प्रदेश में, उत्तराखंड में रेन थंडरस्टॉर्म की वो बढ़ेंगी
तो पिछले 24 आवर्स में काफ़ी अच्छी रेन मिली है। हल्की से मध्यम में ज़्यादातर जगहों में हमको रेन मिली है, बल्कि भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एकाध दुका जगहों में मिली है। अब आज बात करें 1 मई को, तो आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज जो है एका दुका जगहों में, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। जहाँ तक गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है तो हल्की से मध्यम तक की इनमें भी मिलती रहेंगी, हालांकि भारी वर्षा के लिए संभावना नहीं है। हल्द्वानी शहर की सुरक्षा व्यवस्था अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए होगी। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए नगर निगम से 40 लाख रुपए का बजट मिला है, जिसके लिए अलग से कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है, जहां से पूरे शहर पर नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे हाईटेक और नाइट विजन के होंगे। बढ़ती आपराधिक घटनाओं और साथ में तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए इन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हमें जो है मेयर महोदय से 40 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। इसका अप्रूवल के लिए शासन में भी प्रस्ताव दिया हुआ है। उसके बाद इसका जो है आपका जल्दी से जल्दी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसमें मुझे उम्मीद है कि सीसीटीवी लग जाएगी। किस तरह की सीसीटीवी? इसमें हाई क्वालिटी के सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, जिसमें आपका वॉइस भी आपका साथ में प्राप्त हो सके। रामनगर वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी पर्यटन जोन में 26 अप्रैल को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक बाघिन रोड साइड में ही खड़ी थी और बहुत ही आक्रामक नजर आ रही थी, जिसमें एक जिप्सी चालक उसको उकसाने का प्रयास कर रहा था। तो वहीं विभाग ने तब से ही एहतियातन सीतावनी पर्यटन जोन में पर्यटन गतिविधियां बंद करते हुए बाघिन पर लगातार ड्रोन और वन कर्मियों के जरिए नजर रखनी शुरू कर दी है। ये 26 तारीख को एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बाघ द्वारा एक जिप्सी पे हमला किया जा रहा है। तो उसके बाद एहतियात के तौर पर जो सीतावनी टूरिज्म जोन है इसको बंद कर दिया गया था। अभी उसकी लगातार उसके बाद से उस क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही थी और जो अभी फील्ड से रिपोर्ट आएगी उसके बाद उम्मीद है कि कल से हम लोग सीतावनी जोन को वापस चालू कर देंगे। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हुए श्रमिकों के समझौते का इंटररॉक फैक्ट्री प्रबंधन ने उल्लंघन किए जाने पर आज श्रमिक और उनके परिवार की महिलाएं मुखर हो गईं। उन्होंने डीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि प्रशासन फैक्ट्री प्रबंधन से मिलकर उनका उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने कहा समझौते के तहत लागू की गई शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। 15 दिसंबर 2022 को एडीएम, एसपी और एएलसी की मध्यस्थता में हुए समझौते को फैक्ट्री प्रबंधन ने दरकिनार किया है। निलंबित और बर्खास्त 64 कार्मिकों की कार्य बहाली के साथ ही 1700 रुपए की वेतन वृद्धि को नहीं माना जा रहा। मजदूर जिला प्रशासन और श्रम विभाग हर जगह कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक है, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।